नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपका है सर, दिया गया है a बराबर √3 प्लस √2 के पावर -3 और b बराबर √3 माइनस √2 के पावर -3। फाइंड आपका निकालना है a प्लस 1 के पावर -1 और b प्लस 1 के पावर -1। तो इस प्रकार का भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मतलब समझिए कि अगर a बराबर दिया रहता 2 प्लस √3 और b बराबर दिया रहता 2 माइनस √3, मतलब इसका कंजुगेट 2 प्लस √3 का कंजुगेट 2 माइनस √3, और यदि a इंटू b बराबर 1 है, मतलब कि b का मान है जो 1/a व्युत्तर में b का। यहाँ भी इसी तरीका से है, √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 दोनों का कंजुगेट दिया गया है, अर्थात a गुना b बराबर a गुना b बराबर 1। दोनों को गुना करेंगे तो a गुना b बराबर 1 आया, अर्थात b बराबर है तो 1/a। इसका मान निकालना है 1/1 प्लस a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1, क्योंकि किसी पर भी -1 पावर रहता है तो होता है 1/x, x के पावर -1 बराबर 1/x। इसको सोल्व करेंगे 1/a प्लस 1 और प्लस 1/b का मान 1/a प्लस 1। तो सोल्व करेंगे सर, तो ये आ गया आपका 1/a प्लस 1 और प्लस का एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला गया और ये आपको आ गया 1 प्लस a, एलसीएम नीचे दोनों का आ गया 1 प्लस a और ऊपर भी आ गया 1 प्लस a, दोनों को कट करके मान आ गया। अर्थात जब भी कंजुगेट दिया रहेगा और a गुना b का मान 1 है, इस तरीका का जितना समीकरण होगा सभी का मान 1 है। जैसे आपको दिया है a बराबर 3 प्लस 2√2 और b बराबर दिया है 3 माइनस 2√2, और आपको मान दिया रहेगा 1/a प्लस 1 और मान निकालने के लिए 1/b प्लस 1। तो आप डायरेक्ट आंसर कीजिएगा कि इस तरीका के कंजुगेट का मान दिया उसका मान 1 ही। दूसरा नंबर सवाल पर आते हैं। तो जो दूसरा नंबर सवाल है वो दिया गया सर कि tan 20 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। यह आपका सवाल 2 नंबर है। tan 20 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री और बटा में जो दिया गया है वो दिया गया है tan 50 डिग्री। इसका मान फाइंड करना है कि इसका मान कितना हो। आप ये जानते हैं कि यदि वो 1/tan थीटा रहेगा तो उसको हम लिख सकते हैं cot थीटा। इसको लिखेंगे tan 20 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री और 1/tan 50 डिग्री को लिखेंगे cot 50, क्योंकि 1/tan थीटा बराबर cot थीटा होता है। इसको भी आप लिख सकते हैं कि tan 20 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री और cot 50 डिग्री को लिखिएगा tan 40 डिग्री। अरेंज करेंगे तो tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री और इंटू का tan 80 डिग्री, अर्थात आपका जो फॉर्मूला आया थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। इस तरीका के कोई भी यदि सीरीज बनता है थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, tan में है तो इसका जो मान होता है वो tan 3 थीटा होता है। tan 3 थीटा सीरीज बना 20, 60 में से 20 गया 40 और 60 और 20 80, तो ये मान आएगा tan 3 इंटू थीटा के स्थान पर 20 है tan 60 और tan 60 का मान होता है √3, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है √3c। तीसरा नंबर सवाल है।
तीसरा नंबर जो सवाल है वो आपको है 2160। 2160 में कितने ऐसे गुणनखंड है जो 18 का गुणज है, 18 का मल्टीपल होना चाहिए, 18 का मल्टीपल। कितने ऐसे फैक्टर हैं 2160 में जो 18 का मल्टीपल है? तो सबसे पहले आप 2160 का फैक्टराइज कीजिएगा। तो 2 से भाग इसको दिए, 2 से भाग दिए तो ये आ गया 180 और 1080 और 2 से भाग दिए तो ये आ गया 540 और 2 से भाग दिए तो 270, 2 से भाग दिए तो 135 और 5 से भाग दिए तो 27, 3 से भाग दिए 9 और एक बार और 3 से भाग दिए 3। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालिएगा। तो 2160 का जो प्राइम फैक्टर आया तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1। तो 2160 का जो प्राइम फैक्टर लाया 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 1। अगर इसका टोटल फैक्टर निकालने के लिए कहा जाता तो हम टोटल फैक्टर निकालते, जितना पावर है उसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर देते। 2 के पावर 4 है तो 1 बढ़ाए 5, 3 के पावर 3 है 1 बढ़ा पावर 4, 5 के पावर 1 है बढ़ा पावर 2, 5 और 20 गुना 40। लेकिन 40 तब आता सर कि जब एक टोटल फैक्टर आता। टोटल फैक्टर आपको नहीं निकालना, आपको जो फैक्टर निकालना है जो 18 के मल्टीपल में, तो जिसके मल्टीपल में निकालना रहेगा उसको भी आप फैक्टर निकालिएगा। तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 इसमें से यदि कॉमन लेंगे तो 2 के पावर 2 कॉमन चला गया, बचा 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 आ गया कॉमन तो बचा है 3 के पावर 2 और ये बचा 5 के पावर 1। अब सिर्फ इसका फैक्टर निकालिए, जो कॉमन के बाद संख्या आया उसका पावर में 1 बढ़ा 3, पावर में 1 बढ़ा 3 और पावर में 1 बढ़ा 2, 3 तिया 9 में 2 से गुना किए 18। अर्थात 18 के मल्टीपल में 2160 में कुल कितना फैक्टर होगा? 18 फैक्टर। आपका जो ऑप्शन नंबर होगा 18 फैक्टर, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहा गया कि 3 टाइपिस्ट है ए बी सी, वो 4 घंटे में टोटल 216 पेज टाइप कर देता है। 3 टाइपिस्ट एबीसी एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 1 घंटा में सी बी से उतने ज्यादा टाइप कर लेता है जितने बी ए से टाइप कर सकता है। सी 5 घंटा में जितना टाइप करेगा, सी का जो टाइम का एवरेज दिया है कि 5 घंटा में जितना टाइप करेगा उतना ही टाइप ये 7 घंटा में कर लेता है। बी प्रति घंटा कितने पेज टाइप करेंगे उसका मानना। तो टाइम का रेशियो ए और सी का दिया है 7 और 5, तो टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। इनका जो रेशियो आया 5:7, लेकिन 2 व्यक्ति का इफिशियंसी दिया है और है कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। सवाल में कहा गया कि सी बी से उतना ही ज्यादा टाइप करता है जितना बी है जो ए से ज्यादा टाइप करता है। तो ए का इफिशियंसी 5 है और सी का इफिशियंसी 7। तो जितना बी सी से कम करता उतना ही ए से ज्यादा करता है, जितना कम उतना ही ज्यादा, मतलब दोनों का जोड़ करके आधा इफिशियंसी आएगा जो बी के है। दोनों जोड़े तो 7 और 5 12, 12 के आधा 6, मतलब कि बी है जो सी से 1 कम करेगा तो ए से 1 ज्यादा करेगा। अब आपको 5, 6 और 1 7 टोटल इफिशियंसी 6, 5, 11 और 7
18 एफिशिएंसी 1 घंटा में, तो 4 घंटा में करेगा 18 गुना का 4, लेकिन ये 4 घंटा में टोटल करता है 216 पेज। कटेगा, काट दीजिए, 4 से कटा 5 और 4 54 बार में, 18 से कट गया 3 बार में, मतलब अनुपात में इफिशियंसी 1 का मान 3 है। मान निकालना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का जो मान निकालना, बी प्रति घंटा कितना काम करेगा। बी का इफिशियंसी 3 है, 1 घंटा में 3, 1 क्षमता का मान 3, तो 6 क्षमता का मान 18, प्रति घंटा 18 पेज टाइप करेगा बी। ऑप्शन नंबर आपको आ गया बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए। 5 नंबर ट्रायंगल से क्वेश्चन है, और ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है आपको है। पांच नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण बी पर समकोण है। कहा गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, यदि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी पर समकोण है, बी पर समकोण दिया है, और बी समकोण को कहा है कि ये जो रेशियो बांटता है इसका मीडियन बी डी, जो 2:1 के अनुपात में बांटता है। माध्यिका बी डी है जो समकोण को बांट रहा है 2:1 के अनुपात। क्वेश्चन बात को समझिए, और बीडी का मान दे रखा है कि बीडी का जो मान है वो बीडी का मान पी है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल कितना। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। अगर बी समकोण है सर, तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में यदि जो समकोण होता है अर्थात उसका मान 90 डिग्री, तो बी का मान 90 डिग्री और इसका माध्यिका बीडी है। तो ये भी आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका जिस भुजा पर डाली जाती है उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांट दिया। तो बीडी माध्यिका है और माध्यिका इसको बांट दिया 2 बराबर भाग में। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तीनों भुजा आपस में बराबर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण से यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाली बिंदु से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो यहां से जो बीडी डाला गया अर्थात बीडी माध्यिका है, तो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तो इस बीडी का भी मान आपस में बराबर। और बीडी का मान दे रखा है कि पी है, इसका मान बांटा है रेशियो 2:1 में। बी कोण बी को 2:1 में अर्थात रेशियो 3 का मान 90 डिग्री, तो 1 का मान 30 डिग्री, 2 का मान 60 डिग्री और 1 का मान 30 डिग्री। 60 और 30 के रेशियो में विभाजित हुआ। इतना बात समझ में आया कि नहीं? फिर से हर बात को समझिए कि समकोण त्रिभुज को 2:1 के अनुपात में 90 डिग्री को विभाजित किया, और 2:1 का मतलब कि 60 डिग्री और 30 डिग्री में। किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर यदि माध्यिका डालते हैं समकोण वाली बिंदु से, तो ये तीनों रेखाएं आपस में बराबर हो जाता है। अगर ये बीडी का मान है पी, तो एडी का भी मान पी होगा। और ये भी आपको पता होगा कि कोई भी त्रिभुज के यदि 2 भुजा बराबर है तो तीसरा 2 भुजा बराबर, तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर, तो तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण आपस में बराबर। तो ये बताइए कि इस त्रिभुज के दोनों भुजा बराबर है, तो ये तीसरे भुजा पर जो कोण बना दोनों आपस में बराबर। और ये भी आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 2 को मिलाकर 60 है तो तीसरा कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री। अर्थात एक जो त्रिभुज हम लोग जो यहाँ ड्रा किए वो 30, 60, 60, 60 अर्थात समबाहु त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री का होता है, वो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता होगा फॉर्मूला कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा। और ये भी आपको पता होगा कि यदि सर किसी भी त्रिभुज के
शीर्ष बिंदु से अगर एक ही शीर्ष से सभी रेखा ड्रा होता है, अर्थात ये समझना कि किसी भी त्रिभुज के आधार जिस अनुपात में विभाजित होता है उसका क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में विभाजित है। अगर इस आधार का अनुपात x है और इस आधार का y है तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात x अनुपात y। और आपको पता है सर कि माध्यिका है तो मतलब ये रेशियो बराबर बराबर होगा, मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके और डबल कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो एक समबाहु के क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर P है, P के स्क्वायर BD का मान P दिया हुआ है, BD बराबर P है और P का मान दिए 2 से गुना कर दिए तो पूरे राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल आया, 2 से भाग लगा दिए, √3/2P स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5 नंबर है। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर की 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 60 मिनट में पूर्णतः भर देता है। 30 मिनट और 36 मिनट 30 मिनट और 36 मिनट में पूर्णतः भर देता है। और ये आपको कहा गया कि दोनों नल को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकला और दूसरे से 9/10। कुछ खराबी होने के कारण पहला से 5/6 निकल रहा है पानी और दूसरे से जो पानी निकल रहा है वो 9/10 लीटर के दर से पानी निकल रहा है। और ये भी कहा गया कि इसका जो खराबी ठीक किया गया और ठीक के जस्ट 15.1/2 मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर गया, तो कितने समय के बाद इस नल की खराबी को ठीक किया गया। फिर से बात को समझिए। क्वेश्चन है कहा कि एक 2 नल है, एक नल 30 मिनट में भर रहा है, दूसरा 36 मिनट में। दोनों को खोलने के बाद खोला तो देखा कि जो क्षमता वो क्षमता से पानी नहीं गिर रहा है, पहला वाले क्षमता का 5/36 से और दूसरा नल 9/10 से गिर रहा है। इसके खराबी को ठीक करने के जस्ट बाद 15.1/2 मिनट में टंकी पूर्णतः भर जाती है। तब आपको निकालना है कि कितने समय के बाद दोनों नल को खराबी को ठीक कर दिया गया। सबसे पहला तरीका आपको टाइम एंड वर्क या पाइपलाइन सिस्टम्स में है कि हम दोनों का एलसीएम लेंगे। 30 और 36 का एलसीएम लिए तो आया 180। मतलब उस टैंक का जो क्षमता है पानी रखने का उसमें 180 लीटर रखने का। 30 से 180 में भाग दिए तो 6 और 36 से 180 में भाग लगाए 5। मतलब ए का जो क्षमता है वो 6 लीटर है और बी का जो क्षमता है देने का प्रति मिनट वो 5 लीटर है। लेकिन कह रहा है कि यदि सही रहता तो 6 लीटर पानी देता, परंतु खराबी आ गया है इसीलिए 6 का 5/6 पानी दे रहा है। मतलब ए अब 5 लीटर प्रति मिनट पानी दे रहा है। बी का क्षमता है 5, परंतु बी दे रहा है 5 का 9/10। इसका मतलब ये 4.5 लीटर दे रहा है। 9 में 5 से गुना कर 10 से भाग दे दीजिएगा, 4.5 लीटर। ए का अब खराबी होने के बाद 5 लीटर प्रति मिनट क्षमता है और बी को खराब होने के बाद 4.5 मिनट प्रति लीटर भी पानी दे रहा। आपको कहा कि जैसा ही खराबी को ठीक कर दिया गया तो खराबी को ठीक करने के बाद जस्ट 15.1/2 मिनट में टंकी भर गया। ये बताइए सर कि अगर जो खराबी ठीक हो गया तो खराबी ठीक होने के बाद ए और बी पूरा क्षमता से चलेगा। पूरा क्षमता का मतलब कि ए और बी मिलकर ए अकेला 6 लीटर पानी प्रति मिनट और बी अकेला 5 मिनट देगा तो 11 लीटर प्रति मिनट पानी। दोनों ठीक होने के जस्ट 15.1/2 मिनट बाद अर्थात 15.5 मिनट के बाद पानी भर गया। तो पूरा क्षमता 1 मिनट में 11 लीटर दे रहा है तो 15.5 मिनट में कितना लीटर देगा गुना कर दीजिए। 115.5 में 11 से
तो गुना करिए 155 और 155, ये आपको आ गया 170.5। पूरा क्षमता के कारण 170.5 लीटर पानी भरा, लेकिन पानी भरना है 180 लीटर। भरना था सर 180 लीटर और भरा 170.5 लीटर, तो बाकी जो अभी पानी बचा हुआ है वो आपको बचा हुआ है 9.5 लीटर। ये जो 9.5 लीटर पानी भरा होगा वो खराबी के कारण भरा होगा, और खराबी के कारण 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 9.5 लीटर। तो 9.5 लीटर की क्षमता से 9.5 लीटर भरने में कितना मिनट समय लगा होगा? 1 मिनट। यही पूछ रहा है कि खराबी कितना मिनट तक चला। तो खराबी के कारण 1 मिनट तक चला मशीन, और उसके बाद 15.5 मिनट पूरा क्षमता से चला। तो कितने मिनट के बाद मालिक ने उस टंकी को, नल को ठीक कर दिया? तो उस टंकी के नल को 1 मिनट के बाद ठीक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है जो आपका, वो है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी का चाल का रेशियो दिया है। मालगाड़ी और सवारी, गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन का जो चाल का रेशियो है, वो रेशियो आपको जो दिया गया है 7:9 के अंदर। कि मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी का चाल का रेशियो 7:9 में है। आपको कहा गया कि सवारी गाड़ी 7 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना, कि मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का जो अनुपात है वो अनुपात निकालना है। बात को समझिए। अच्छा, ये तो क्लियर नहीं किया है कि समान दिशा में या विपरीत दिशा में। थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, एक देखिए, थोड़ा सा सुधार कर दीजिएगा कि मालगाड़ी और सवारी गाड़ी जो चल रही है वो एक ही दिशा में चल रही है, सेम डायरेक्शन। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी एक ही दिशा में चल रही है। इन दोनों ट्रेन पार करता है तो 60 सेकंड लगता है, जबकि पैसेंजर ट्रेन में एक जो यात्री बैठा हुआ है वो देखता है कि मालगाड़ी 35 सेकंड में पार करता है। बात को समझना, जब एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल झुकता है, परंतु जब विपरीत दिशा में ट्रेन जाती है ना तो चाल उल्टा बोल दी। फिर समान दिशा में अगर चल रही है ट्रेन तो चाल को घटाना है और जोड़ देना। तो एक ही दिशा में जा रहा है, चाल को घटाएंगे तो चाल आ गया 2, और जब विपरीत दिशा में जाता तो चाल को जोड़ देते तो 9 और 7 कितना हो जाता? 16। तो जैसा ही समान दिशा में तो दोनों मिलकर, पैसेंजर गाड़ी और मालगाड़ी दोनों मिलकर 60 सेकंड में पार करती है। तो दोनों की लंबाई या निकालेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम निकाले, विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जोड़ेंगे, समान दिशा में भी चल रही है ट्रेन को चाल हटा दिए, अर्थात 120 मीटर। क्योंकि चाल को मीटर प्रति सेकंड या तो किलोमीटर प्रति घंटा, कोई भी रेशियो में है तो आप ले सकते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर में लाने के लिए 18/500 रेशियो 7:9 ही होगा। या तो अगर किलोमीटर में है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो रेशियो पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड में इसीलिए मीटर प्रति सेकंड लिए तो 120 मीटर। लेकिन पैसेंजर ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, आपको पता होगा, नहीं पता तो ये समझ लीजिए कि यदि किसी भी पोल बिंदु व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो वह सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, लेकिन यदि दूसरे ट्रेन फुल प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई और उसकी दोनों की लंबाई को पार करती है। तो ये ट्रेन में तो पैसेंजर ट्रेन में व्यक्ति को पार किया, इसका मतलब है कि सिर्फ अपनी लंबाई को मालगाड़ी पार किया है। और मालगाड़ी को पार करने में पैसेंजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर को लगा 35 सेकंड, और मालगाड़ी एक ही दिशा में चल रहा है तो चाल आपको आ गया 2।
अर्थात 70 मीटर मालगाड़ी की लंबाई है और दोनों मिलकर 120 मीटर है। तो पैसेंजर ट्रेन की जो लंबाई आ गया वो 120 में 70 को घटा दीजिए 50। आपका जो रेशियो पूछा है तो रेशियो एक बार देख लीजिएगा कि किसका किसका रेशियो पूछा है। मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी का रेशियो पूछा, तो मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी, मालगाड़ी का जो मान है वो 70 मीटर लंबाई में है और पैसेंजर गाड़ी का जो मान है वो 50। तो इनका जो रेशियो आया 7:5। ये बात समझ में आया? फिर से थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिए। कहा गया कि एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है और एक दूसरे को पार किया एक ही दिशा में, मतलब कि चाल घटा दी और पार करने में दोनों एक दूसरे को 60 सेकंड। लेकिन जब पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ, मतलब सिर्फ अपनी लंबाई को मालगाड़ी पार करने में 35 सेकंड, चाल घटाए 7 में से 7 और 9 का अंतर 2, 7 और 9 का अंतर, यहाँ दोनों की लंबाई जोड़कर 120 है और यहाँ 70 है, घटकर क्या आ गया 50। रेशियो आया 7:5। दूसरा तरीका यह है, समझिए सर, कि जब भी ऐसा सवाल रहेगा और जब भी ऐसा सवाल रहेगा तब आपको ये मान निकालना है कि इनकी लंबाई का जो रेशियो कितना है। तो लंबाई का रेशियो निकालना है। पैसेंजर गाड़ी है और एक मालगाड़ी, तो दोनों को मिलकर जो पार किया वो 60 सेकंड है इनका। और पैसेंजर वाले का जो मान निकालना है ना, उन दोनों समय का अंतर का, जब भी लेंथ की लंबाई निकालना पैसेंजर इस तरीका के सवाल में, तो ये आपको आ गया 60 और ये आपको आ गया 25। काट दीजिए, कितना आ गया आपको? प्रक्रिया करनी गड़बड़, सॉरी 60 नहीं, पैसेंजर गाड़ी पार करने में अकेला 35 सेकंड ले रहा था, 35 ले रहा, 60 नहीं। पैसेंजर गाड़ी में व्यक्ति बैठे हुए को पार करने में 35 सेकंड ले रहा है और 60 तो दोनों मिलकर पार कर रहा है। मालगाड़ी अपनी लंबाई को पार करने में 35 सेकंड तो 35 और दोनों मिलकर 60, तो 60 माइनस 35 ये 25। रेशियो दोनों को निकाल दीजिएगा तो 7:5। फिर से बात को समझिए, अकेला अपना लंबाई को पार करने में कितना लिया है समय? तो ये लिया है 35 सेकंड और दोनों मिलकर समय लिया है 60, तो 35 घटा दिए तो पैसेंजर अपना लेगा 25। लेंथ की लंबाई निकालिए 7:5, जिससे सुविधा हो वैसे अपना मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको है 8 नंबर। एक 8 नंबर सवाल जो कह रहा है वो है सर ट्रेन ही से रिलेटेड परसेंटेज का सवाल है। 8 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतना ही सीट। एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं, डिब्बे की संख्या जितने हैं उतना ही सीट। डिब्बे और सीटों की संख्या आपस में बराबर है। माना कि डिब्बा जब x है तो इसमें सीट की संख्या भी कितना होगा? x। एक ट्रेन में जितने डिब्बे उतने सीट, तो दोनों की संख्या आपस में, मानिए कि डिब्बे और सीटों की जो संख्या होगा वो 100। और ये भी आपको दिया गया कि एक डिब्बा में 25 यात्री भरा हुआ है। एक ट्रेन के डिब्बा में 25 यात्री हैं, लेकिन उस डिब्बे में अपनी क्षमता का 71.3/7 71.3/7% भरा हुआ। इस मिक्स फ्रैक्शन को जैसा ही तोड़े तो ये आपको आ गया 500/7%, और प्रतिशत रहता है तो 5/7 फ्रैक्शन माना। 71.3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/7। तो उस डिब्बे में क्षमता था जो x व्यक्ति का था, लेकिन जितने व्यक्ति है उसका 5/7 ही व्यक्ति उस सीट पर बैठा हुआ है डिब्बा में। और
उस यात्री को काउंट किया गया तो यात्री पाया गया कि 25 व्यक्ति है। ये 5 से 25 कट गया 5 बार में, x बराबर 35, मतलब कि एक डिब्बा में 35 यात्री बैठ रहा है और ऐसा 35 डिब्बे है। सीट और डिब्बे की संख्या आपस में बराबर है, तो 35 डिब्बा और एक डिब्बा में 35 व्यक्ति, तो कुल यात्री के जो संख्या होगा, तो कुल यात्री आपको 35 में 35 से गुना कर दिए, ये आपको आ गया 1225। पूछता कि उस ट्रेन में कितने व्यक्ति जाएंगे, तो कहेंगे कि ट्रेन में 1225 व्यक्ति टोटल जाएंगे। कितने व्यक्ति? 1225 व्यक्ति। लेकिन कहा जा रहा है कि ज्ञात करें कि ट्रेन कितने यात्रियों को लेकर जाएगा अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती है। तो टोटल व्यक्ति तो 1225 जाएगा उस ट्रेन में से, लेकिन 20% सीट खाली रखना है, तब 80% व्यक्ति उस ट्रेन पर जाएगा और 80% का मान होता है 4/5। 5 से भाग दे दिए तो ये आपको कट गया 5 गुना का 10, 5 24 25, 245, और 245 में 4 से गुना, 5 में 4 से गुना किए 20 हासिल 2, 16 और 2 18 और 6 और 4 गुना 8 और 1 980। 20% खाली होकर यदि व्यक्ति जाएगा तो उस ट्रेन में 980 व्यक्ति टोटल जाएंगे, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी। 8 के बाद 9 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर सवाल। 9 नंबर है कि 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। जो 12 वस्तु का क्रयमूल्य है वो 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। और सर इसका जो क्वेश्चन होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन दिया गया, धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा सेटअप को। तो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट में आएंगे तो टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी टेलीग्राम नहीं बनाए हैं तो आपको धीरे धीरे सुविधा बढ़ता जाएगा। अभी क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में है, उसी से अभी मैनेज करना है। तो ये आपका क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि 12 वस्तु का जो क्रयमूल्य है 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो आप इसको काटिएगा तो 4 से 3 बार में कटिएगा और 3 से 3 बार में, अर्थात सीपी और एसपी का जो रेशियो आया वो आप कहिएगा कि सीपी और एसपी का रेशियो आया और 3:4, क्योंकि 2 संख्या बराबर है तो रेशियो इसका जस्ट उल्टा। और ये भी कहा गया आपको दूसरा स्टेटमेंट है कि 10 वस्तुओं पर बटा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। 10 वस्तु पर जो बटा है डिस्काउंट वो 5 वस्तु के लाभ के बराबर है। तो 5 से 10 2 बार में कटा, अर्थात डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो होगा आपको 1:2। आपको मान निकालना है कि लाभ प्रतिशत और बटे प्रतिशत में अंतर ज्ञात है। बहुत कुछ समझिए। सवाल यह था कि 12 वस्तु का क्रयमूल्य 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है और 10 वस्तु का बटा 5 वस्तु के लाभ पर के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और डिस्काउंट बटे प्रतिशत में अंतर निकालना है। तो यहाँ सीपी और एसपी का जो रेशियो आया 3:4। यहाँ देखिए लाभ है जो 1 रुपया, अगर 1 रुपया लाभ है तो यहाँ लाभ आपको कितना रुपया है? 2 रुपया। 1 रुपया लाभ यहाँ दर्शा रहा है और 2 रुपया लाभ यहाँ दर्शा रहा है। तो 2 रुपया लाभ का 1 रुपया डिस्काउंट, अगर 1 रुपया लाभ लेंगे तब कितना डिस्काउंट मिलेगा? 0.5। फिर से बात को समझिए। यहाँ जो लाभ का रेशियो, लाभ का जो अनुपात में अंतर है, सीपी और एसपी का अंतर करेंगे वही प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट बराबर होता है
SP माइनस CP, विक्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो यहाँ लाभ 1 रुपया, और ये आपको रेशियो दर्शा रहा है कि 2 रुपया लाभ लीजिएगा तो वहां छूट देना पड़ेगा 1 रुपया का। तो हम कहेंगे अगर 1 रुपया लाभ लेंगे तो छूट कितना का देना पड़ेगा, ½ रुपया का, 0.5 रुपया। और छूट और बटा जो मिलता है सर वो हमेशा MP पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 4 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 0.5 रुपया अधिक होगा 4.5। फिर से बात को समझिए, क्योंकि 4 रुपया में बेचा है लेकिन छूट दिया है कितना, 0.5 रुपया, तो अंकित कितना होगा, 4. आपको लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो कहिएगा 1 रुपया लाभ कितना पर है, 3 रुपया पर, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना 33.33% आया। और डिस्काउंट प्रतिशत निकालना तो डिस्काउंट MP पर होता है या RP पर होता है। तो 4.5 रुपया में खरीदा, 4.5 रुपया अंकित मूल्य था और 4 रुपया में बेचा, 0.5 रुपया का छूट दिया, कितना पर, 4.5 पर छूट दिया, कटिया आपको, ये आपको आ गया 1/9, 1/9 100 से गुना कर दिए, परसेंटेज में आ गया, ये आपको आ गया 11.11%। दोनों में अंतर निकालना है, डिफरेंस किए तो आपको आ गया 22.22%। तो डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस आया 22.22। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन है 22.22, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा और बात तो इसको समझ लीजिए। तो मैं आपको कहा गया क्वेश्चन में कि 12 विक्रयमूल्य और 12 वस्तु का क्रयमूल्य 9 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, रेशियो 3 और 4। 10 वस्तु पर छूट देता है तो 5 वस्तु के लाभ के बराबर है 1:2। ये दर्शा रहा है कि 3 में खरीदिए और 4 में बेचिए तो लाभ 1 रुपया। और यहाँ आपको दर्शाया कि 2 रुपया जब लाभ कमाइएगा तो वहां छूट आपको मिलेगा 1 रुपया। अगर 1 ही रुपया लाभ कमाना चाहते हैं तो छूट कितना दिया होगा, 0.5, 50%। 4 रुपया में बेचते हैं लेकिन छूट कितना लेते हैं सर जी, 0.5। तो आपका जो अंकित मूल्य होगा पहले वो 4.5, तो 0.5 का छूट दिया 4.5 पर, 4.5 पर, परसेंटेज में लाए 100 से गुना किए, 11.11%। दोनों का अंतर आया 22.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 के बाद 10 नंबर है। ये 10 नंबर सवाल कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने है। ये आपको एज से है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुने हैं। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना था। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, उसकी माँ की शादी के समय होगा उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी, तो माता की आयु की ज्ञात करें। मतलब पुत्र के भी आयु निकालना है और उसकी माता की भी आयु निकालना है। मतलब ऑप्शन में 2 आंसर होगा, पुत्र का भी मान होगा और 2 संख्या होगा, और माताएं उनका माता का भी मान, माता और पुत्र का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि माता का उम्र कितना है और उनके पुत्र का, पुत्र की वर्तमान आयु पिता की आयु का 1/3 है। ये पिताजी है और ये इनका पुत्र। तो अगर पुत्र 1 है तो पिता इनका 3। 5 वर्ष के बाद 1/6 हो जाता है पुत्र, तो पिता 6 और पुत्र 1। कब का है, 5 वर्ष पहले है कि बाद? ये आपको दिया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष। थोड़ा सा बात है समझना कि आपको इस तरीका के जो क्वेश्चन बताए थे तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस चेक कीजिए। यहाँ डिफरेंस 3 आया, यहाँ 0। डिफरेंस समान आ गया तो आसान हो गया। अगर डिफरेंस समान नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। डिफरेंस समान नहीं आया तो इसको डिफरेंस को समान, डिफरेंस समान करने के लिए ये आपको बताए हैं कि ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे गुना करेंगे और नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर गुना करेंगे। तो ऊपर वाले जो रेशियो का अंतर है 3 और 1 का 2 है, 2 से गुना किए तो ये आपको आ गया 12:2। और नीचे वाले रेशियो का अंतर 6 और 1 का 5 है।
5 से गुना किए तब ऊपर आ गया 15:5। अब जो डिफरेंस आएगा वो समान है। 3 का मान आयु में 5 दिया हुआ है तो अनुपात 1 का मान 5/3 बस। ऊपर वाले वर्तमान का मान है तो पिता का जब मान निकालना है तो 1 का मान 5/3 तो 15 का मान निकाल दीजिए। 15 गुना 5/3 पिता का जो आयु आया वो 25 वर्ष है। और अगर पुत्र का आयु निकालना है तब पुत्र के अनुपात में 5 दिया है, 1 का मान 5/3 है तो 5 का मान 25/3। और अगर तो इनके मदर जी का, माता जी का मान निकालना है तो कह दिया था कि जिस समय शादी हो रहा था उस समय उनके पिता से 5 वर्ष छोटा है। तो ये भी आपको बताए हैं सर कि जिस समय अगर जन्म के समय जो डिफरेंस रहता है, जितना साल बाद या पहले चले जाइए वही डिफरेंस रहेगा। तो शादी के समय जब 5 वर्ष का डिफरेंस दोनों में था तो वर्तमान में भी 5 वर्ष का डिफरेंस रहेगा। मतलब कि वो 25 वर्ष का था तो इनका माता कितना 20। तो माता का आयु 20 वर्ष और पुत्र का आयु 25/3 वर्ष। ऑप्शन में देखिए 25/3 और 20 कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपको आ गया 25/3 और 20। ऑप्शन नंबर 2 आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया सर कि एक क्लास में लड़के और लड़कियों का जो एवरेज है वो ए। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:1 दिया है। लड़के और लड़कियां का जो एवरेज है बॉय एंड गर्ल का वो दिया गया है ए। और इनके जो संख्या का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 3:1। और ये भी आपको कहा गया कि लड़कों का औसत ए है तो लड़कियों का औसत निकालना है। बॉय का एवरेज दिया हुआ है ए है, ए प्लस O1 ए नहीं। लड़का का जो एवरेज है वो दिया गया है कि ए प्लस O1 है तो लड़कियों का औसत निकालना है। देखिए एवरेज से आया। इस तरीका का क्वेश्चन आपको बताया था कि अलग अलग मान और संयुक्त मान दिया गया है। अलग अलग मान और संयुक्त मान दिया रहेगा तो आपको एलिगेशन वाले में आपको अलग अलग मान और संयुक्त मान दिया। अलग अलग मान ये दिया है कि दोनों को बॉय एंड गर्ल का एवरेज दे दिया कि बॉय एंड गर्ल मिलाकर एवरेज कितना है ए है। और अकेला जो बॉय का एवरेज है वो A+1 और रेशियो दिया गया 3:1। आपका गर्ल का मान निकालना है कि गर्ल का मान निकालना। ऐसा वाले में आपको बताया था कि इस तरीका से घटा करके मान लिखना। तो A+1 में ए गया, O1 यहाँ 3 है। इसका मतलब यहाँ कौन सा संख्या होगा कि दोनों का डिफरेंस 3। तो अगर ये बड़ा है, बॉय वाला 1 से बड़ा है तो गर्ल वाले छोटा होगा। दोनों का डिफरेंस 3 है, इसका मतलब ये -3। फिर से बात को समझिए। अलग अलग मान और संयुक्त मान दिया है, एलिगेशन लगाएंगे। अभी इनका रेशियो दिया था और गर्ल्स का मान निकालना था तो A+1 में से ए चला गया O1। ए वाले मान बड़ा है तो दूसरा वाले मान छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 3 छोटा होगा। A-3 मतलब लड़की का जो एवरेज होगा तो आपको होगा A-। नेक्स्ट क्वेश्चन 10-11 के बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहा गया यदि कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 40 वर्ष में कितने गुना होता है? मतलब CI का क्वेश्चन। थोड़ा सा बात को गहराई से समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है
कहा गया कि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता, तो 3 गुना होने में कितना वर्ष लगा? 8 वर्ष। आपको पूछा जा रहा है कि 40 वर्ष में कितना गुना होगा। तो ऐसा सवाल आपको बताया था, देखना है कि 8 का कितना गुना 40 है, तो आप कहिएगा कि 5। 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 होगा। ये जो गुना है इसी पर पावर हो जाएगा, मतलब 3 के पावर 5 अर्थात 243। जितना गुना है उस पर पावर चढ़ा, तो 3 के पावर 5 का मतलब 243। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 2 के पावर 34 में 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करना। रिमाइंडर कहा गया कि 2 के पावर 34 और 2 के पावर 34 में भाग देना है आपको 9 से। 2 के पावर 34 में 9 से भाग देना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर क्या? 2 के पावर 34 में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? इस तरीका के रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए आपको ये भी बताए थे कि जब 9 से भाग दे रहे हैं तो या तो इससे एक बड़ी संख्या बनाइए या तो एक छोटी संख्या बनाइए। तो एक बड़ी संख्या नहीं लेकिन एक छोटी संख्या बना सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 3 8 हो सकता है। तो आप ये भी अप्रोच ले सकते हैं कि या तो एक बड़ी या तो एक छोटी, नहीं तो जिसको टोसिएंट के बारे में होगा जानकारी वो टोसिएंट लगा सकते हैं। देखिए टोसिएंट वहां लगता है कि जिस संख्या में भाग दिया गया और जिससे भाग दिया गया है उसका HCF 1, मतलब कि उसका कॉमन फैक्टर 1 और 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वहां आप टोसिएंट लगा सकते हैं। और टोसिएंट लगाने के लिए ये भी बताया था कि जितना अभाज्य संख्या है, जितना प्राइम नंबर है, उन प्राइम नंबर का टोसिएंट उससे 1 कम। मतलब 3 प्राइम नंबर है तो 3 का टोसिएंट 2, 5 प्राइम नंबर है 1 कम, टोसिएंट 4। लेकिन भाज्य संख्या का टोसिएंट निकालने के लिए बताए थे कि अगर 9 है और 9 का आप टोसिएंट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इसको अभाज्य फॉर्म में लाइए, 3 के पावर 2। अब इसका टोसिएंट निकालेंगे तो 9 गुना 1 माइनस 1/3, इसको 1/3 करना। पावर जितना भी रहे पावर से कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका टोसिएंट निकाले तो आप कहिएगा 9 गुना 2/3, 9 का टोसिएंट आ गया 6। तो अगर आप 9 का टोसिएंट निकाल दिए 6 तो 9 का टोसिएंट 6 निकाले। अब इसमें पावर में 6 से भाग देंगे टोसिएंट से। जब 6 से भाग दिए तो शेष निकालना है। शेष कितना बचा? 4। अगर इस शेष 4 बचा सक, अब ये 4 कह रहा है कि पूरा कहानी समाप्त हो गया। अब इसके 2 के पावर 4 में 9 से भाग दीजिए और 2 के पावर 4 का मान 16 में 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर। बात को समझ, जिनका टोसिएंट के बारे में जानकारी नहीं है उसके लिए कह रहे हैं कि जितना अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, 29, 41 सभी प्राइम नंबर का टोसिएंट उससे 1 कम होगा। 23 का टोसिएंट 22, 13 का टोसिएंट 12, 11 का टोसिएंट 10, 41 का टोसिएंट 40। लेकिन अगर भाज्य है तो भाज्य के टोसिएंट निकालने के लिए उसको प्राइम फैक्टर में लाना। जैसे 12 का टोसिएंट निकालना है तो हम कहेंगे 2 के पावर 2 गुना 3। अब टोसिएंट निकालेंगे तो कहेंगे 12 गुना 1 माइनस 1/2। सिर्फ बेस को लेना है, आधार को, पावर को गुना 1 माइनस 1/3। टोसिएंट आपको आ गया 6। 34 में 6 से भाग दिए, शेष बचा 4 और 2 के पावर 4 का मान 16 में 9 से भाग दिए 7। टोसिएंट वहां लगेगा जहां इन दोनों संख्या का HCF 1 होगा, अर्थात रिलेटिव प्राइम नंबर। जिस संख्या का HCF 1 है वह संख्या रिलेटिव प्राइम नंबर है। अगर दोनों संख्याएं रिलेटिव प्राइम नंबर है वहां आप टोसिएंट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ रही है। 13 के बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर पर
14 नंबर जो क्वेश्चन है सर, वो आपको दिया गया है कि a माइनस 2 के पावर 2 और प्लस b माइनस 5 के पावर 2 और प्लस में दिया गया c माइनस 1 के पावर 2 बराबर 0। मतलब ऐसा क्वेश्चन है, b माइनस 5 के पावर 2 और प्लस c प्लस 1 के पावर 2 बराबर 0। आपका जो मान निकालना है अंडर रूट a प्लस b प्लस इसका मान ज्ञात करना, इसका मान क्या। तो आप जानते हैं कि अभी किसी भी संख्या के वर्गों का योग 0 तब होगा कि जब इसका अलग अलग मान 0 होगा। अलग अलग मान 0 का मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ये 0 तब होगा कि जब a बराबर 2 होगा, ये 0 तब होगा कि जब b बराबर 5 होगा और ये 0 तब होगा कि जब c बराबर माइनस होगा। यहाँ मान हम रखेंगे तो ये आपको आ गया 2 प्लस 5 माइनस 1 अर्थात 5 2 7 में से 1 गया रूट 6 आया। देखना है ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में रूट 6 नहीं अर्थात नन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन लेने के लिए यह हमको था कि क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन था a माइनस 12 और b माइनस 25, लेकिन अभी जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर रूट 6 है। इनमें से कोई नहीं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन देने के पर्पस से था, इसको बात को समझिए कि अगर a माइनस 12 और b माइनस 25 और c प्लस 1 है तो आप कहिएगा कि a बराबर 12 आया और b बराबर 25 आया और c बराबर माइनस 1 आया। ऐड करेंगे सभी को तो 12 और 25 37 और 37 में से 1 गया 36, तब आपको जो आएगा वो 6 आएगा। ऑप्शन में ये आपको दिया गया था कि प्लस माइनस 6, बी में दिया गया था माइनस 6 और सी में दिया था 6, बी में नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का पर्पस है कि किसी भी संख्या का जो हम रूट निकालेंगे ना वो कभी भी रूट प्लस माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि रूट 16 का मान 4 होगा परंतु x स्क्वायर बराबर 16 है, तब हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 4। ये द्विघात समीकरण मतलब 2 मान। तो किसी भी संख्या का यदि आप डायरेक्ट रूट निकाल रहे हैं इसका मतलब उस संख्या पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव मान आएगा, प्लस माइनस 6 नहीं मारना है, संख्या का आंसर 6 मारना। लेकिन तब मानते कि जब 12 और 25 रहता, अभी 2 ही और 5 है, इसके लिए अभी सोल्व किए थे रूट 6। तो हमको समझाना था कभी कभी क्वेश्चन आते हुए भी गलती हो जाता है, तो प्लस माइनस 6 नहीं सिर्फ 6। किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15। ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है ये आपको बोला गया 15 नंबर कि 5 गुना 10 गुना 20 गुना 30, 5 गुना 10 गुना का 20 गुना का 30 गुना डॉट 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 गुना 100। इसमें अंक से शून्य की संख्या ज्ञात करना कि अंक से शून्य की संख्या कितना। इसमें जो संख्या 5 के मल्टीपल है, शून्य की संख्या निकालना तो आप 5 कॉमन लीजिए। जैसा ही 5 कॉमन लिए तो ये आपको आ गया। थोड़ा सा और बात को डिटेल में इसको समझना है तो इस 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 1 और इस 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 और इस 20 को लिख सकते हैं 15 20। 5 10 15 20 25 था। यहाँ आप लिखेगा तो 5 गुना 3 और 20 को लिखिएगा 5 गुना 4। ऐसा ही डॉट 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 लिखिएगा 5 गुना 20, 100 तक 5 गुना 20। तो इसमें हम 5 कॉमन लेंगे सर, तो इसमें से 5 1 2 3 4 डॉट 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 गुना का 20
लेकिन ये 5 कितना बार है, 20 बार है, तो इसको पावर में कितना हो गया, 20। आप जानते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरो, जो नंबर्स ऑफ जीरो निर्भर करता है, क्योंकि क्वेश्चन भी है जो गलती ही है, 5, 10, 20 है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना 30 है, 5 के डिफरेंस पर संख्या है, कहाँ तक है, 100 तक। ये जो नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, ऐसा ही कहाँ तक संख्या लिखा गया, 20 तक। तो 5 कॉमन है, तो 1 से कहाँ तक गया सर जी, 20 तक। आप जानते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरो दो ही संख्या पर निर्भर करता है, 5 और 2 पर। अगर 2 के पावर 9, 5 के पावर 10, तो नंबर्स ऑफ जीरो 9 होगा, क्योंकि जो संख्या कम होता है उस पर निर्भर करता है। 5 के पावर 12 है और 2 के पावर 18 है, तो संख्या भी 0 होगा, 12। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर्स ऑफ जीरो क्या। तो कभी भी नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो 2 और 5 की संख्या ज्ञात करनी, 2 और 5 की संख्या ज्ञात करनी। देखिए 5 यहाँ 20 बार ऑलरेडी है, और अभी आएगा, मतलब 5 की संख्या इसमें ज्यादा आएगा। तो 5 की संख्या ज्यादा आएगा, तो 5 की संख्या छोड़कर नंबर्स ऑफ 2 ज्ञात करेंगे। 20 तक संख्या है, और नंबर्स ऑफ 2 ज्ञात करने के लिए 20 में 2 से भाग देंगे 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तब आ गया 5, और 5 में 2 से भाग देंगे तो आ गया 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तब 1। थोड़ा सा यहाँ भाग देकर आपको दिखा रहे हैं। जब संख्या आपको आ गया कहाँ तक सर जी, 20, और जब भी लगातार प्राकृतिक संख्या आ गया तो नंबर्स ऑफ 2 निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए। 2 निकालना है 2 से भाग देंगे, 5 निकालना है 5 से भाग देंगे। तो 2 से भाग दिए 10, और 10 में 2 से भाग दिए तो 5, और 5 में 2 से भाग दिए तो 2, और 2 में 2 से भाग दिए तो 1। जब तक भाग देते रहना है तब तक कि भाग लगता रहे। 15, 17 और 1 18, नंबर्स ऑफ जीरो 18। लेकिन 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी वही नंबर्स ऑफ जीरो निर्भर करेगा। इसमें 5 की संख्या ज्यादा हो रहा था, 20 ऐसा ही हुआ, और बाकी और होगा, लेकिन 2 18 बार है, तो नंबर्स ऑफ जीरो 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 16 नंबर है सर क्वेश्चन, जो आपको सर्कल से दिया गया। कहा गया है कि AB तथा CD किसी वृत्त की 2 जीवाएं हैं। AB और CD वृत्त की 2 जीवा हैं, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर E बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। AE का मान दिया है कि AE बराबर 6 है। BE का भी मान दिया है कि BE बराबर 2 है, और GE नहीं, उसको CE कर दीजिए। जो GE है वो GE नहीं है, CE का मान दिया गया है, वो CE का मान 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, त्रिज्या निकालना। देखिए 2 जीवा, किसी भी वृत्त के जीवा, सबसे बड़ा जीवा कोई भी वृत्त है उनका सबसे बड़ा जीवा वृत्त का व्यास। इनका 2 जीवा है, एक AB है और एक CD है, और इन दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो दोनों के एक दूसरे को 90 डिग्री और E बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AB और CD मान दिया गया है, AE का मान 6, BE का मान 2, और C और E का मान E दिया है 3। आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त के यदि 2 जीवा एक दूसरे को P बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित करवाते हैं, तो दोनों का जो गुणनफल है आपस में बराबर होगा। AP और BP का जो गुणनफल होगा वही CP और DP का होगा। ये आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त के 2 जीवा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, बाहर प्रतिच्छेदित करे या अंदर प्रतिच्छेदित करे, दोनों में यही अप्लाई होगा। AP गुना BP बराबर CP गुना DP। तो हम कहेंगे कि इन दोनों का जो गुणनफल है इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, इसका आपका ED का मान आ जाएगा। तो दोनों का गुणनफल आपस में बराबर किए,
AE का और BE का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल CE और DE का होगा। AE का मान 6 दिया है, BE का मान 2 दिया है और CE का मान दिया है 3, तो DE का मान निकल जाएगा 6 गुना 12 में 3 से 4 बार में कट गया, मतलब DE बराबर आ गया 6। DE का मान कितना आ गया 4। अगर ये केंद्र है सर, वो मानते हैं कि केंद्र, और आप जानते हैं कि केंद्र से यदि जीवा पर लंब डालेंगे तो वो जीवा 2 बराबर भाग में प्रतिच्छेदित कर देगा। जीवा को 2 बराबर भाग में प्रतिच्छेदित कर देगा। किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा 2 बराबर भाग में विभाजित हो जाता है। मतलब A और B की जो लंबाई है वो आप कहिएगा कि 6 और 2 8, और C और D की जो लंबाई है वो 4 और 3 7, तो आधा आधा करेगा, मतलब कि B/2 ये आ गया 4 और A आपको आ गया 7/2। जैसा ही लंब डालेंगे तो आधा आधा में बटेगा, मतलब यहाँ से यहाँ 7/2, तो यहाँ से यहाँ भी 7/2। टोटल 8 है, E भी 2 है तो ये 2। अगर ये 2 है सर और ये दोनों रेखा लंबवत है, मतलब कि A भी 2 होगा। और आप ये भी जानते हैं कि केंद्र से परिधि पर जितने रेखा मिलते हैं वो सभी त्रिज्या होगा। फिर से बात को समझिए, A वाले C और D 7 था, लंब डालें तो आधा हो गया 7/2, और A और B 8 था, लंब डालें 4, यहाँ 2 है तो बाकी 2 यहाँ हो गया, यहाँ से लंब डालें तो सिर्फ यही, और ये यहाँ से, तो A अगर 2 है तो A भी 2 होगा। अगर केंद्र से परिधि पर मिलाएंगे तो त्रिज्या और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि R का मान निकालना है तो R बराबर 2 के स्क्वायर प्लस 7/2 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर आपको आ गया 4 और 7 के स्क्वायर 49/4, 4 4 16 और 49 65/4, रूट 65/4 अर्थात रूट 65/2। देखिए कैसा रूट 65/4 है कि रूट 65/2 है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है, एक रेखीय समीकरण ही दिया है। ये दिया है कि 8x + 6y = 60 दिया। अब आपका मान निकालना है तथा y अक्ष, x अक्ष तथा y अक्ष द्वारा, मतलब कि रेखा और x अक्ष और y अक्ष से जो मिलकर बना है इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि इस अक्ष को x अक्ष कहते हैं और ये y अक्ष होता है, और ये आपका मूल बिंदु है जो 90 डिग्री पर होता है। तो x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। अगर x का मान 0 है सर तो y का मान 10। x बराबर 0 अर्थात 6y बराबर 7, तो y बराबर आ गया 10। अगर y का मान 0 देंगे तो x बराबर 60/8, मतलब का 15/2। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। अगर x 0 तो 6y बराबर 7, y बराबर 10। अगर y 0 तब 8x बराबर 60, x बराबर 60/8, कटा तो 15/2। आप जानते हैं कि कोई भी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार दिया है तो उनका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई 15/2 गुना 10। काट दीजिए, एक कट गया आपको 575/2, पॉइंट में आ गया तो 37.5 स्क्वायर क्यूब। तो किसी भी एक रेखीय समीकरण दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना और आपका मान आ गया 37.5।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य है। जुड़वा अभाज्य का मतलब ट्विन प्राइम। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर जुड़वा अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्लियर है तो जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं तो आंसर होगा। ये संख्या एक होता है सापेक्षिक अभाज्य रिलेटिव प्राइम, और दूसरा आप जानते होंगे सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, और एक तीसरा होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या रिलेटिव प्राइम नंबर है, रिलेटिव प्राइम नंबर, और ये सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, और एक जुड़वा अभाज्य संख्या है जो ट्विन प्राइम। सापेक्षिक अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF होगा, जिसका HCF 1 होता है वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या। और को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनका दोनों संख्याएं अभाज्य हो। जिनका दोनों संख्या अभाज्य हो वो सभी संख्याएं सापेक्षिक सभी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाता है। अर्थात अगर दोनों अभाज्य है उसका भी HCF क्या होगा 1। तो सभी सहअभाज्य संख्या को सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहेंगे, रिलेटिव प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये डिफिनीशन नहीं है कि जिसका HCF 1 है वो को प्राइम नहीं। जिस संख्या का HCF 1 होगा वो सापेक्षिक अभाज्य संख्या, और दोनों अभाज्य है तो कौन सा संख्या होगा सहअभाज्य संख्या को प्राइम। जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं कि दोनों संख्याएं अभाज्य होना है और दोनों अभाज्य संख्या के बीच का डिफरेंस 2। दोनों संख्या अभाज्य हो और उनके बीच का डिफरेंस 2। जैसे 3, 5, 5, 7 और 11, 13, 17, 19 दोनों संख्याएं अभाज्य है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। ये सभी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक टोटल जुड़वा अभाज्य संख्या 8 जोड़ा होता है। 1 से 100 तक कुल कितने जोड़े अभाज्य होते हैं जुड़वा अभाज्य 8 जोड़े। आपका जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन से छापना। पहला ऑप्शन जो है वो 43 और 45, 43, 45। तो जुड़वा अभाज्य संख्या को बताया कि जुड़वा अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनका दोनों संख्याएं अभाज्य हो और दोनों के बीच का गैप 2 होगा। पहला ऑप्शन है 43 और 45। दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आपको 57 और 59। तीसरा ऑप्शन है वो दिया गया है आपको 61 और 63, और चौथा ऑप्शन है वो दिया गया है आपको 71 और 73। तो जुड़वा अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनके दोनों संख्याएं अभाज्य हो, बीच का डिफरेंस। यहाँ देखिए डिफरेंस 2 है परंतु दोनों अभाज्य नहीं है। 43 तो अभाज्य है परंतु 45 अभाज्य नहीं, अर्थात जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं। डिफरेंस तो 2 है परंतु दोनों अभाज्य संख्या नहीं। डिफरेंस 2 है परंतु दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। डिफरेंस 2 भी है और दोनों अभाज्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जुड़वा अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाइए। 18 के बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो समचतुर्भुज क्वेश्चन है। समचतुर्भुज के बारे में आपको याद होगा कि समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर, रोम्बस। समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। ये जो क्वेश्चन है कहा गया कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके 3 शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है, 3 शीर्ष वृत्त के परिधि पर है और 1 शीर्ष केंद्र पर। तो 1 शीर्ष केंद्र पर और 3 शीर्ष वृत्त